एक स्टूडेंट ने कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया छोड़कर डेनमार्क को चूज़ किया है। एडमिशन भी मिला, फीस भी भरी और तुम जानते हो क्या हुआ कि 80% काम होने के बाद भी सिर्फ एक गलती की वजह से उसका डेनमार्क का वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। तो आज की वीडियो में मैं तुम्हें क्या बताऊंगा? आज की वीडियो में तुम्हें मिलेगा रियल वीज़ा अप्रूवल रेशो और यूनिवर्सिटी और उनके एक्सेप्टेंस रेट्स और फीस प्लस लिविंग कॉस्ट का ऑनेस्ट ब्रेकडाउन और इंग्लिश और टेस्ट की एक्चुअल रिक्वायरमेंट क्या है, एमओई लेता है या नहीं लेता, और वो नंबर वन मिस्टेक जो पाकिस्तानी स्टूडेंट बार बार करते हैं, मीडियम और इंस्ट्रक्शन भी डेनमार्क में एक्सेप्ट होता है या नहीं होता। ये तमाम चीज़ों के ऊपर से हम पर्दा उठाएंगे और डेनमार्क क्यों ज़्यादा पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के बारे में हाइप क्रिएट की हुई है और डेनमार्क क्यों एक अंडररेटेड कंट्री है, डेनमार्क में क्यों स्टूडेंट्स नहीं जाते। तो आज की वीडियो में मैं सारा कुछ आपको बताने वाला हूँ। डेनमार्क सिर्फ एक यूरोप का कंट्री नहीं है, ये बल्कि एक लॉन्ग टर्म सेटलमेंट गेटवे है। जस्ट सोच के देखो, वर्ल्ड के टॉप पीसफुल नेशंस में शामिल होना, पार्ट टाइम जॉब का 20 आवर्स वीक आपको मिलना, ग्रेजुएट के बाद 2 से 3 साल का जॉब सर्च वीज़ा, और एक चीज़ जो लोग बहुत ज़्यादा मिस कर जाते हैं वो है डेनमार्क में मास्टर्स का जो एक्सेप्टेंस रेट है वो बैचलर से कहीं ज़्यादा ऊपर है। और यहाँ पर एक ट्विस्ट है, जो डेनमार्क है वो जस्ट वीज़ा सीकर्स को वीज़ा नहीं देता, वो आपको वीज़ा देता है जेन्युइन स्टूडेंट्स को। अगर आपकी एकेडमिक प्रोफाइल में कुछ भी ऐसी चीज़ उनको मिली कि आपकी जो प्रोफाइल मिसमैच हो रही है आपके प्रोग्राम के साथ या जेन्युइन स्टूडेंट्स नहीं लगते, तो डेनमार्क आपको वीज़ा बिल्कुल नहीं देता। सेक्शन 2 में हम आपको बताएंगे कि डेनमार्क में टॉप की 5 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनका मैं नाम लूँगा, जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को बहुत ही खुशी से दिल के दरवाजे खोल के एक्सेप्ट करती हैं। पहली यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी ऑफ कोपेनहेगन, ओल्डेस्ट रिसर्च हैवी क्यूएस रैंक है, टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ डेनमार्क है, डीटीयू जिसके नाम से, इंजीनियर एंड आईटी, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन यहाँ आती है। और उसके बाद आरएस यूनिवर्सिटी है, बिजनेस प्लस साइंस, और कंपैरेटिवली लोअर फी है इस यूनिवर्सिटी की। उसके बाद कोपेनहेगन बिजनेस स्कूल है जहाँ पे यूरोप की लीड बिजनेस यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी ऑफ साउदर्न डेनमार्क है, मल्टीपल कैंपस, फ्लेक्सिबल इनटेक इसमें पाए जाते हैं। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट रियलिटी जो मैंने बताई है कि मास्टर का जो एक्सेप्टेंस जो रेट है वो बैचलर की निस्बत काफ़ी ज़्यादा होता है, और अगर तुम बैचलर के स्टूडेंट्स हो तो आपका जो कंपटीशन है वो काफ़ी हायर साइड पे रहने वाला है। तो मेरी प्रेफरेंस जो ये है कि डेनमार्क में मोस्टली स्टूडेंट्स वो अप्लाई करें जो कि मास्टर डिग्री के होल्डर्स हैं या मास्टर डिग्री में पढ़ना चाह रहे हैं। सेक्शन 3 की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन 3 में हम बात करने वाले हैं लिविंग कॉस्ट की, अकोमोडेशंस की, प्लस आपके जो है वो फ़ी और आपका ऑनेस्ट नंबर्स के साथ, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स सुनना चाहते हैं, बट मैं कहूँगा आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम ट्यूशन फ़ी की बात करते हैं तो मोस्टली मिनिमम जो फ़ी है वो 8,000 यूरो से स्टार्ट होकर 12,000 यूरो तक जाती है बैचलर की, और मास्टर स्टूडेंट्स की जो फ़ी है वो 10,000 यूरो से स्टार्ट होकर 16,000 यूरो तक जाती है। उसके बाद अगर मैं लिविंग कॉस्ट की अगर मैं बात करूँ तो जो रेंट है आपका वो 400 यूरो से लेकर 900 यूरो, इट डिपेंड्स अपॉन योर लोकेशन कि आप किस लोकेशन पे हो, क्या लोकेशन मैटर करती है। ग्रॉसरीज प्लस फूड है जो है वो 200 यूरो से लेकर 350, ट्रांसपोर्ट आपकी 40 यूरो से 60 यूरो तक, और जो मिसलेनियस आपका है वो 100, आप 150 डाल के टोटल अप्रॉक्सीमेटली जो आपका मंथली एक्सपेंस है वो 800 यूरो से लेकर 1000 या 1400 यूरो तक मैक्सिमम चला जाता है। रियलिटी इसमें यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि डेनमार्क जो है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, बट स्टूडेंट जो मास्टर के स्टूडेंट्स होते हैं वो अपनी पार्ट टाइम जॉब करके अपना जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो बहुत इजीली वहाँ पे निकाल लेते हैं। कोपेनहेगन सिटी में आपका जो मिनिमम वेजेस रेट है वो 15 से 16 यूरो आपको मिलता है, जिससे अगर आप 20 आवर्स अलाउ करें तो 1200 यूरो से लेकर 1500 यूरो आप इजीली कमा पाते हो पूरे मंथ में, जिससे आपका जो टोटल लिविंग एक्सपेंस है वो निकल जाता है। यहाँ पे हमारा सेक्शन 4 आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही जो आपका सेक्शन है वो जिसकी वजह से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, जिससे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ऑफर लेटर्स भी नहीं मिलते और रिजेक्शन के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यहाँ पे मैं बात करूँगा रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट्स की। सबसे पहले आपके अटेस्टेड जो है वो एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, मोफा से, एचईसी से, आईबीसी से, और साथ ही साथ आपके अपोस्टाइल भी हो जाएं तो बहुत बेहतरीन है। जो भी स्टूडेंट यूरोप के लिए अप्लाई करते हैं डेफिनेटली उसने सारे डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी टेस्टेड करवाए होते हैं। सो और दूसरा बात, वैलिड पासपोर्ट 6 मंथ की वैलिडिटी आपके 100% होना चाहिए। इंग्लिश
इंग्लिश प्रोफिशिएंसी प्रूफ, आइट्स अगर है ठीक है। अगर कोई यूनिवर्सिटी आपको एमओ एक्सेप्ट कर रही है तो आइट्स की एग्जाम्पशन हो जाएगी, बट यहाँ पे आइट्स और पीटी की रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा है जहाँ पे स्टूडेंट्स मांगी जाती है। उसके बाद जो आपकी सीवी है वो स्ट्रक्चर्ड, रेलिवेंट, ऑनेस्ट होनी चाहिए, जो कि आपका गोल है, जो आपकी स्टडी है उसके मुताबिक आपकी स्ट्रक्चर होना चाहिए। एसओपी आपकी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है, वो बहुत रिलाई करती है एडमिशन लेने के लिए। अगर आप प्रॉपर एसओपी नहीं करेंगे तो आपको कंसल्टेंट आपको गाइड करेगा कि आपको एसओपी कैसी बनाएंगे और कैसे एक्सेप्ट होगी। एसओपी बहुत ज़्यादा मैटर करती है आपके रेलिवेंट कोर्स के मुताबिक। उसके बाद रिकमेंडेशन लेटर्स होती हैं जो कि मास्टर स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी और मैंडेटरी हैं। और फाइनेंशियल प्रूफ, यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट और आपका प्रूफ ऑफ इनकम बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। अगर प्रूफ ऑफ इनकम आपका वीक हुआ तो भी आपका वीज़ा रिजेक्शन और आपका जो है लेटर भी आपको रिसीव नहीं होगा। और सबसे यहाँ पे हिडन ट्रूथ जो एसओपी का है, वो एसओपी जस्ट एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस नहीं होती, ये आपकी पूरी स्टोरी बयान करती है और इसी के ऊपर ही डिपेंड करता है आपका वीज़ा भी और आपका लेटर भी। मतलब अगर आप बिजनेस के स्टूडेंट हो और आप आईटी में जाना चाहते हो तो आपको पूरी स्टोरी बतानी पड़ेगी कि शिफ्ट होने की ज़रूरत क्यों पड़ी आप आईटी के लिए, और आपका आगे फ्यूचर प्लान क्या है और आने के बाद फ्यूचर प्लान क्या होगा। तो इसकी काफ़ी ज़्यादा जो मदद है वो आपका कंसल्टेंट आपको यहाँ पे करता है। अदरवाइज आप खुद भी काफ़ी ज़्यादा रिसर्च इस पर कर सकते हो। सेक्शन 5 जो है वो है डेडलाइन और टाइमलाइन का, कि क्या डेडलाइंस होती हैं, क्या इनटेक्स होते हैं। मार्क में जो डेडलाइंस जो है वो निगोशिएबल नहीं होती, वो 100% एग्जैक्ट डेट्स होती हैं। बैचलर्स के लिए जो है वो फेब और मार्च मेन विंडो होती है। उसके बाद मास्टर्स के लिए नवंबर और जैन इनटेक, और स्प्रिंग इनटेक जो होता है वो अगस्त और सितंबर इनटेक होता है। अच्छा, रियलिस्टिक प्लानिंग टाइमलाइन जो है वो आपको 5 से 6 माह इसमें 100% लगते हैं। तो अगर आप स्टूडेंट डेनमार्क में जाना चाहते हो तो डेनमार्क के लिए आपको जो प्लानिंग है वो आपको 5-6 महीने अर्ली करनी पड़ेगी, तो ही आपका जो है प्रोसेस डेनमार्क में पॉसिबल हो सकता है। तो कंक्लूड हम यहाँ पे ये करते हैं कि डेनमार्क एक बहुत अच्छी डेस्टिनेशन है फॉर द स्टूडेंट्स, बट वो स्टूडेंट जो कि जनरल स्टूडेंट है, वो स्टूडेंट जो कि जनरल पढ़ना चाहते हैं, वो स्टूडेंट जो कि रेलेवेंट कोर्स में ही एडमिशन लेना चाहते हैं, वो स्टूडेंट जिनके पास आइट्स इंग्लिश टेस्ट मौजूद है, वो स्टूडेंट जिनके पास सोर्स ऑफ इनकम का सोर्स जो है वो 100% जेन्युइन है, वो स्टूडेंट 100% वीज़ा एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्ट में उनका होता है और वीज़ा उनको मिलता है। इनमें से वो स्टूडेंट अगर जस्ट वो यूरोप जाना चाहते हैं तो वो डेनमार्क उन स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। डेनमार्क की जगह पे आप कोई और कंट्री चूज़ कर सकते हैं अगर आपकी प्रोफाइल वीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं पर्सनली आपकी प्रोफाइल चेक करूं कि आप डेनमार्क के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है, तो आप दिए गए नंबर्स पे हमारे साथ अपने डॉक्यूमेंट शेयर करो, या फिर कमेंट में डेनमार्क 2036 लिखो। मैं आपकी प्रोफाइल, आपको नंबर सेंड करूंगा, आपकी प्रोफाइल स्पेशल शेयर करूंगा। अगर जो स्टूडेंट डेनमार्क में अपना वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें। हमारी स्टडीफाई टीम के साथ आपको प्रॉपर गाइड करेगी, आपको ईच एंड एवरीथिंग स्टेप के ऊपर आपकी इंटरव्यू की प्रिपरेशन करवाएंगे, आपके एसओपी बनाएंगे, आपको सोर्स ऑफ इनकम का तरीकाकार बताएंगे। तो जल्द से जल्द रब्ता करें एडमिशन लेने के लिए और इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। आज का इतना ही, थैंक यू। अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।